जी हाँ, प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान, भारतीय राज्य व्यवस्था, प्रश्न पत्र का नाम है ये। पिछले व्याख्यानों में हम भारतीय संविधान के सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करने के उपरांत ग्रेनबिन ऑस्टिन का क्या विचार था हमारे संविधान के बारे में अध्ययन किया। उसी श्रृंखला में आज हम संविधान सभा की जो समितियां हैं, जो कि हमारे एकेडमिक एग्ज़ाम के हिसाब से भी एवं आने वाले भविष्य में जो प्रतियोगी परीक्षा हैं, क्योंकि ये समय प्रतियोगी परीक्षाओं का है, उसको देखते हुए बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो संविधान सभा की जो समितियां हैं, उनके बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला बिंदु है, संघीय समिति के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय इस समिति में सदस्यों की संख्या कुल 9 थी। दूसरा बिंदु है मूलाधिकार व अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। इसकी सदस्य संख्या 54 है। अगला है संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सदस्य संख्या इसमें 3 बताई गई है। अगला है कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इसमें सदस्य संख्या कुल मिलाकर के 7 थी। ऐसे सदस्य जो संविधान सभा में तो थे लेकिन गैर कांग्रेसी थे, ये प्रश्न बड़ा ही महत्व का है। तो कांग्रेस के सदस्यों की संख्या अधिक थी, बहुमत था, तो लाजमी है कि उस हिसाब से उनकी संख्या तो रहेगी, लेकिन उनके अलावा अन्य जो दल थे या निर्दलीय थे या अन्य सदस्य थे, उनको यहाँ कितना स्थान दिया गया। तो जो गैर कांग्रेसी सदस्य थे, उनमें प्रमुख रूप से A.K. अय्यर, हृदयनाथ कुंजरू, के संथानम, सच्चिदानंद सिन्हा, K.M. मुंशी, जॉन मथाई, M.R. जयकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ये गैर कांग्रेसी सदस्य माने जाते हैं, जो कि उस संविधान सभा के निर्माण में अपने कार्य को अंजाम देने में तत्पर थे। इस संविधान सभा में महिलाओं का स्थान, इसमें हंसा मेहता, राजकुमार अमृत कौर, और सभा में ये भी प्रश्न सभा से संबंधित आता है कि कौन कौन से दलों को प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त था। तो उसके अंतर्गत साम्यवादी दल, समाजवादी दल एवं हिंदू महासभा, ये 3 ऐसे दल थे जिनको संविधान सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। इसकी सदस्य संख्या 15 बताई जाती है। अगला जो बिंदु आता है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य पूरा किया। तब उस समय अध्यक्ष सहित 284 सदस्यों के हस्ताक्षर उसमें हुए थे। ये ध्यान रखने वाला बिंदु है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया, परंतु कुछ प्रावधान ऐसे थे जो 26 नवंबर 1949 से ही प्रभावी हो गए थे, क्योंकि जो प्रस्तावना हम पढ़ते हैं अक्सर 26 नवंबर 1949 को हम अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं, अंगीकृत करते हैं। तो मैक्सिमम जो प्रावधान थे वो उसी दिन लागू हो गए थे। लेकिन जैसे अब बात आती है कि कौन कौन से थे वो, तो जैसे नागरिकता प्रावधान,
चुनावों का, अस्थायी संसद व संक्रमणकालीन प्रावधान, ये इसमें मुख्य रूप से ध्यान रखने योग्य है। BN राव संविधान सलाहकार नियुक्त किए गए थे। ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है और अकादमिक परीक्षा के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि BN राव संविधान सलाहकार थे भारतीय संविधान के। अब अगला हम कंसेप्ट लेते हैं इसी क्रम में कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनका हम विहंगावलोकन करेंगे, बिंदुवार करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, भारतीय संविधान कोई अचानक बनाया गया या अकस्मात निर्मित कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है। इसके पीछे कई प्रकार के कारण, कई प्रकार की परिस्थितियाँ, कई प्रकार के आदेश निर्देश एवं भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैदेशिक तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए कि भारत में किस प्रकार अंग्रेज़ों द्वारा हम पर अत्याचार किया जा रहा है, उस दौरान इस संविधान सभा का हमने निर्माण किया। लेकिन उस संविधान में क्या क्या विशेषताएं पूर्व में और वर्तमान में देखी जाती रही हैं। तो इसमें सबसे पहला बिंदु आता है लिखित, नवनिर्मित व सर्वाधिक व्यापक विश्व का संविधान। हम बात करते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, तो इसका सीधा सीधा जवाब होगा कि वह भारत का संविधान है। नवीनतम रूप से निर्मित किया गया था, बनाया गया था एक संविधान सभा के द्वारा, एवं सर्वाधिक व्यापक विश्व का संविधान माना जाता है। इसमें 395 अनुच्छेद, तत्कालीन समय में 8 अनुसूचियां थीं। अगला जो है इसका बिंदु, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाजवादी राज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य है कि भारत किसी का आज दास नहीं है, किसी के अधीन नहीं है, इसको संप्रभुता प्राप्त है, पूरी तरह से प्रभुता संपन्न है और यहाँ लोकतांत्रिक पद्धति को एडॉप्ट कर लिया गया है, ग्रहण कर लिया गया है। एवं पंथ निरपेक्ष का यहाँ भावार्थ है कि यहाँ किसी भी प्रकार का राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाएगा। समाजवादी यानी प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक वर्ग को समान अवसर दिए जाएंगे। समाज को एक इस तरीके से आगे लेके जाया जाएगा जिसमें किसी प्रकार की विषमता का कोई भाव विद्यमान नहीं हो। 42वें संशोधन द्वारा 1976 में संविधान की उद्देशिका में, देखो ये उद्देशिका को हम प्रस्तावना भी बोलते हैं, अंग्रेजी में प्रीएम्बल बोलते हैं। इस 42वें संशोधन द्वारा समाजवाद एवं पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए, या निम्न में से कौन सा एक शब्द जोड़ा गया, या निम्न में से किन शब्दों को जोड़ा गया। तो इसमें बच्चों ध्यान रखने वाली बात है कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, सोशलिज्म जिसको कहेंगे, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर स्टेट, अखंडता, और इस तरह से इन 3 शब्दों को महत्वपूर्ण तरीके से उद्देशिका में, प्रीएम्बल में, प्रस्तावना में जोड़ा गया। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना। भारत में विधि का शासन है, न्यायपालिका पूर्ण स्वतंत्र मानी जाएगी। इस तरह के प्रावधान भारतीय संविधान में लिखे गए और वह न्यायपालिका किसी के भी दबाव में काम नहीं करेगी, किसी प्रकार किसी के सरकार के किसी अंग के अंतर्गत दबाव नहीं स्वीकार करेगी। वह अपने आप में पूरी तरह से फ्री एंड फेयर होगी। फिर है विधि का शासन की स्थापना एवं संविधान की सर्वोच्चता। कानून का शासन है भारतीय संविधान में। भारत को अधिशासित करने के लिए कानून
इस तरह से स्थापित किया गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर यहाँ कार्य होंगे। कानून की स्थापित प्रक्रिया, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ एवं संविधान की सर्वोच्चता। कि भारतीय संविधान सबसे बड़ा भारत का कानून है। इसके आगे पीछे कोई भी कानून काम करने का अपना अस्तित्व नहीं रखता है। संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता का लक्षण भारत का ये संविधान इस तरह का विशेषता रखता है कि हमारा भारत संघीय ढांचे को अडॉप्ट किए हुए है एवं उसको समय के अनुसार एकात्मकता की भावना से भी देखा जाता है, क्योंकि राज्यों की जो स्थिति है वो केंद्र पर निर्भर है। हालांकि राज्यों को स्वतंत्र किया गया है, वहाँ की सरकारें होंगी, वहाँ का शासन प्रणाली होगी, गवर्नर होगा, लेकिन फिर भी कई स्थितियों में उनको, कई परिस्थितियों में उनको एकात्मकता के कारण एकीकृत शासन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि जब जब आपातकालीन स्थिति आती है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो हमारा देश संघात्मकता से छोड़ करके एकात्मकता की ओर जाता है। फिर है इकहरी नागरिकता, एकीकृत न्याय प्रणाली, अखिल भारतीय सेवाएं। इकहरी नागरिकता, भारत का कोई भी नागरिक हो, उसको न किसी राज्य की व्यक्तिगत होगी, न केंद्र की होगी, न किसी गांव की होगी, न किसी शहर की होगी, न जिले की होगी। उसको एकमात्र नागरिकता भारत देश का बासिंदा होने, भारत का नागरिक होने का यह प्रमाण प्रस्तुत करेगी। उसके द्वारा भारत को, अपना देश और भारत को यह स्वीकार करना होगा कि यह मेरे अंदर रहने वाला, मेरे यहाँ इसका जन्म हुआ है और यह मेरे देश का नागरिक है। इस तरह की स्थिति एकल नागरिकता वाली, एकीकृत न्याय प्रणाली, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं में प्रशासन करने की जो क्षमताएं रखते हैं वो व्यक्तित्व, जिनको के राज्यों के स्तर पर भी पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से नियुक्त किया जाता है, उनका चयन किया जाता है। और अखिल भारतीय सेवाएं राष्ट्रीय स्तर पर जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदों को निर्मित करती हैं एवं उन पदों पर उसके माध्यम से जिस तरह से कि एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम के आधार पर फिर उसको इंटरव्यू के माध्यम से, स्क्रीनिंग के माध्यम से, फाइनल सिलेक्शन साक्षात्कार के द्वारा, और वह देश सेवा में या राज्यों को एक प्रशासन अधिकारी के रूप में अपना परफॉर्मेंस प्रदान करते हैं। फिर है इसमें गणराज्य की स्थापना। गणराज्य कहते हैं कि जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष या शासन, यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष हेड ऑफ द नेशंस किसी वंश के द्वारा उत्पन्न नहीं है, वंशानुगत नहीं है, परंपरा पर आधारित नहीं है, बल्कि वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, जैसे भारत का राष्ट्रपति। तो इस तरह से ये संविधान की विशेषताओं के क्रम में संविधान में SC/ST वर्गों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिससे कि सामाजिक असमानता को दूर किया जा सके। आयरलैंड संविधान से निदेशक तत्वों का प्रतिमान लेकर कल्याणकारी भावना स्थापित की गई है। जब जब नीति निदेशक तत्वों की बात आई है तो उसमें आयरलैंड के संविधान द्वारा जो हमने ग्रहण किया है, वहाँ से हमने एडॉप्ट किया है कि नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि पंचायती राज व्यवस्था में एवं पूरे सिस्टम में कल्याणकारी भावना को प्रदान करते हैं और उस कल्याणकारी भावना के माध्यम से राज्य को एक ऐसा लोकतंत्र मिलता है कि जिसमें जनता की प्रभुता, जनता का अस्तित्व, जनता का सर्वांगीण विकास महत्वपूर्ण माना जाता है। धन्यवाद।